before ozone layer, temperature of the earth was around 200 degree centigrade, 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? तो इसीलिए ओजोन लेयर ने उस टेम्परेचर को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली घटा दिया, एंड नाउ लाइफ वाज पॉसिबल, है कि नहीं? नाउ लाइफ वाज पॉसिबल, अंडरस्टैंड? चलिए, सो गाड़ी आगे जाए तो नाउ विल गो अहेड। तो अब हम लोग देखेंगे कॉग्नोजेनी का हायर। तो नाउ वी विल सी द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ। तो अभी आपका प्रोकैरियोटिक डाइवर्जन हो रहा है कि नहीं? मीन्स प्रोकैरियोट का डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि आपका पहले हेटेरोट्रॉफ था, समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले हेटेरोट्रॉफ था, उसके बाद एनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफी आया, फिर उसके बाद ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफी आया। तो ये सब डेवलप किया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ। बट अब हम लोग थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे। तो आपको मालूम है कि अगर इवोल्यूशन देखा जाए तो आपका बैक्टीरिया आया एंड आर्कीबैक्टीरिया आया। सो एक्चुअली अगर आप देखेंगे, हम लोग का कंसेप्ट क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया आर मॉडर्न, बट जो आर्कीबैक्टीरिया आर प्रिमिटिव, है कि नहीं? क्यों? एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट। यही सब चीज है जो अगर आप जैसे से नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पता चलेगा। तो समझ में आया? तो एक्चुअली आर्कीबैक्टीरिया आर मोर एडवांस्ड देन बैक्टीरिया। तो ये याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आपका बैक्टीरिया से आर्कीबैक्टीरिया को अलग किया गया। नाउ उनका नाम आर्कीबैक्टीरिया इसलिए नहीं रखा गया कि वो प्रिमिटिव हैं, उनका नाम आर्कीबैक्टीरिया इसीलिए रखा गया क्योंकि वो प्रिमिटिव कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाते हैं। अंडरस्टूड? सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट प्रिमिटिव, they could survive in those conditions। ठीक है? so that is the case। तो अब हम लोग का आगे गाड़ी चलाएंगे। तो we were discussing cosmogony। okay, so we are discussing cosmogony। continue। ठीक है? कॉग्नोजेनी कंटिन्यूड। तो अब उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है। नाउ अब ये जो कॉग्नोजेनी है हमारा, तो नाउ ओजोन लेयर इज देयर। अब कुछ होने का संभावना बढ़ गया है। तो अब हम लोग लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है? तो उसमें लिखा जाएगा क्या? development of eukaryotes। The development of eukaryotes। okay, eukaryotes and their diversification। ठीक है? तो डेवलपमेंट ऑफ यूकैरियोट्स एंड देयर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अब हम लोग यूकैरियोट्स की बातें करेंगे। क्लियर? हाउ दे डेवलप एंड डाइवर्सिफाई। So eukaryotes developed around 1600 million years ago। समझ में? The organisms possess a true, या उसको हम लोग डेफिनाइट न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है? तो डेफिनाइट न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, several types of algae, fungi, protozoans and other invertebrates developed soon after simple and plants appeared
after some time, and plants appeared around 459 million years ago. है कि नहीं? तो इसलिए आपका पहला यूकैरियोट आ गया 1.6 बिलियन ईयर्स, बट प्लांट्स आ गए 459 मिलियन ईयर्स अगो. ओके, एंड फर्स्ट मैमल्स appeared around 220 million years ago. तो ये जो डाटा है ये बुक्स टू बुक वेरी कर सकता है, इसीलिए हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. सो नाउ हाउ डिड यूकैरियोट्स ओरिजिन? तो इसीलिए अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक टॉपिक, origin of या theories of origin of eukaryotes. ठीक है, तो theory of origin of eukaryotes. Okay, now there are two possible theories of क्या, origin of eukaryotes. ओके, तो दो थ्योरीज है हमारे पास. उसमें जो पहला थ्योरी है उसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी. ओके, so we have two possible theories. ओके, तो पहला थ्योरी जो है हमारा, that is called membrane invagination theory, एंड दूसरा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, that is called endosymbiotic theory, and this was proposed by Lynn Margulis. Okay, so endosymbiotic theory and आपका दूसरा थ्योरी क्या है, so that is called your what? So उसको हम लोग कहते हैं endosymbiotic theory of origin of life. Now membrane invagination क्या है, बोलिए, क्या आप समझते हैं? तोड़ के बोलो, तो what do you understand by the this theory? हाँ, गेस करो, मुक्को बध रहे क्या होगा? Actually, a lot of our children cannot reach to their exact destination. उसका main reason है कि they don't prepare to class. तो वो लोग ऐसे ही मुंह उठा के चले आते हैं. Okay, so that is what you have to understand. कि बिना तैयारी करके क्लास आने से फायदा कुछ नहीं है, समझ में आया? तो इसलिए थोड़ा पढ़ के आएंगे. ओके, बिकॉज जो स्कूल का जो टाइम लिमिट है उसमें अगर आपको कुछ डेवलप करना है तो आपको प्री प्रिपेयर्ड आना पड़ेगा, समझ में आया? तो इसलिए बिना प्रिपरेशन के नहीं होने वाला. चलिए गेस करिए जल्दी जल्दी. मेम्ब्रेन बेंड होगा. ऐसे लिख दोगे और आपको मार्क मिल जाएगा बोर्ड में? नहीं सर. तो जैसे मिलेगा वैसे तमीजो तहजीब से बात करो. हाँ बोलिए. सर जो कैस्ट्रुलेशन के टाइम में होता है. ची, और तुम दारू शारू पी लिए हो क्या आज? थोड़ा नशा वशा हो गया है, कुछ सीबीडी वीबीडी ऑयल ले लिया हो?
हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तुम्हारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, मंदबुद्धि बेवकूफ। ओके, सोचो सोचो सोचो, मुक्का मत बैठो। और टांगन पे थिंक थिंक थिंक। बिकॉज तुम जो बोल रहे हो वो Sir, एम्ब्रियोनिक folding of दैट इज folding of the external cells towards the inside of blastula. फिर ब्लास्टुला आ गया तुम्हारा। हु इज आंसरिंग दिस? आशा? सर अरे बोल कौन रहा है, आंसर कौन दे रहा है? Sir, Devasmita. हाँ, वो तुमसे ही ऐसी उम्मीद है, तो इसलिए मैं मना करता हूँ कालू वाला मत पढ़ा कर। हाँ बोलो। सर हाँ बोले। सर invagination of the plasma membrane of that cell to form a different compartment inside the cell. वाह, कितना समझदार बात किए हो तुम, शाबाश। अगर आपको मार्क लाना है तो यही लिखना पड़ेगा। ये किस फिल्म का डायलॉग है बताइए, तब जाके नीट मिलेगा। बताइए किस फिल्म का डायलॉग है? Sir, 3 Idiots. यस, तो समझ में आया देवस्मित है? ओके, आपको हम लोग यहाँ इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोनिक नहीं पढ़ रहे हैं, तो समझ में आया? तो इसलिए हाउ द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड, हाउ आर द माने हाउ आर द माने जो वेरियस ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूस्ड, दैट इज बाय इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो इसको हम लोग फिलिएशन थ्योरी भी बोलते हैं, तो समझ में आया? तो इसीलिए ये जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी है, इसको हम लोग ब्रैकेट में फिलिएशन थ्योरी भी बोलेंगे। आया समझ? तो एक्चुअली क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। सर तो फिर इसका एक्चुअल डेफिनेशन होगा क्या, मतलब क्या चैप्टर के अनुसार क्या वेरी करेगा? एक जापड़ मार दूंगा, दोबारा ऐसा डाउट्स आप नहीं पूछोगे। ऑब्वियसली वेरी करेगा। अब शादी का मतलब क्या होता है बोलो? तो शादी का मतलब अलग अलग चीज होता है। अगर हम जैसे आप देख रहे हो रोड में कुत्ता डॉग मेटिंग कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों को? वो लोग शादी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उसका मतलब तुम्हारा भी शादी वैसे ही होता है ना क्या? तो हर चीज का माने वर्ड्स आर कॉमन, बट उसका एप्लीकेशन अलग अलग होता है। तो तुम जो इन्वेजिनेशन बोल रहे हो, वो मैं अभी खोल रहा था ना, मैंने भी सिर्फ इन्वेजिनेशन मार दिया, तो गूगल में भी वही दिखा दिया तुम जो बोल रहे हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला पार्ट। पर हम तो वो बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो अभी ओरिजिन का बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, तो ऑब्वियसली आपको अपने भाषा पे कंट्रोल लाना पड़ेगा एंड आपके लाइंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हर चीज वही लिख दोगे ना क्या? चलिए, तो इसीलिए इन केस ऑफ इन्वेजिनेशन थ्योरी आप क्या लिखेंगे? दैट अकॉर्डिंग टू दिस theory, the organelles are produced due to the invagination of क्या? According to this theory, the organelles are produced due to the invagination of the क्या? प्लाज्मा, ओके, मेम्ब्रेन। समझ रहे हो?
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रोकैरियोट कितना मेम्ब्रेन सिस्टम है बताइए? सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स सिंगल, डबल, हाँ ट्रिपल तक। अभी एक्चुअली ऐसे में फिजिकल क्लास होता तो मैं कितना ज्यादा फिजिकल होता आज आपको पता चलता है। और अगर आपको याद है ओटा माय डियर, मैंने आपको क्या बताया था कि इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो सब सब्जेक्ट्स को यूज करता है, बोला था कि नहीं? यस सर। तो आप देखो गधा मेरे को क्या बोल रहा है, यूकैरियोटिक है सिंगल डबल, गधा कहीं का, समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, सो इट enabled the modification of a single membrane bound organism to it enabled the modification of a single membrane bound organism to a क्या डबल मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूकैरियोट्स को क्या कहते हैं? डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। समझ में आया? इसका मतलब बाहर भी मेम्ब्रेन है एंड अंदर भी मेम्ब्रेन्स है इडियट, चाहे वो सिंगल वाला भी हो या डबल वाला भी हो। आया समझ में? आया? यस तो सर। मैंडबूडी, योर मैंडबूडी। तो अब इसका हम लोग फोटो बना के देखेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल। समझ में आया? तो अब सपोज हम लोग लेते हैं एक सेल, फाइन। तो ये आपका सपोज एक सिंगल सेल है। तो पहले तो कुछ नहीं था, तो ये आपका एक सेल है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो सेल है इसने अंदर के तरफ अपना मेम्ब्रेन्स को घुमाया एंड ऐसे था, फाइन। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, तो ये आपका एक सेल मेम्ब्रेन बन गया एंड इसके अंदर एक ऑर्गेनेल बन गया। समझ रहे हो? तो देख रहे हो? तो ये हमारा, ये एक्चुअली क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या है? इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे ये क्या बन गया? एक्सटर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये इंटरनल ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन। तो ये मैंने एक ही ऑर्गन बनाया, बट ये आप ज्यादा बना सकते हो। ओके, सपोज हम इसको इस तरह से बनाए। ओके, तो अब अगर हम लोग एक सेल लें, उसके बहुत जगह इन्वेजिनेशन कर दो, फाइन। सपोज इधर से एक ऐसा अंदर कॉइल लाओ, फाइन। इधर से एक ऐसे कॉइल लाओ, इधर से एक ऐसे कॉइल लाओ। तो एक्चुअली ये एक ही सेल है, पर जैसे ये पिंच ऑफ करेगा तो अब इस सेल के अंदर 3 ऑर्गेनेल बन जाएंगे। सपोज एक बन गया न्यूक्लियस, एक बन गया सपोज माइटोकॉन्ड्रिया, एक बन गया सपोज ईआर या गोल्जी। समझ रहे हो? तो ये आपका फॉर्मेशन क्या हो गया? तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंड इसमें ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये है आपका प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नाउ इसका जो बेस्ट एविडेंस, हाउ टू गिव एविडेंस, है ना, बोलना बहुत आसान है, प्रूव करना मुश्किल है। तो हाउ विल यू प्रूव? बोलिए।
Sir, by the flexibility of the plasma membrane? नो, मैं तो लोग कुछ भी पढ़ के नहीं आते Sir, by composition. कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट? Sir, plasma membrane and the membrane of the means organelles. वेरी गुड, तो दैट इज द आंसर। तो समझ में आया? सो एविडेंस क्या है? तो एविडेंस जो प्रोवाइड किया है, तो ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, SCR, Golgi bodies, क्या है? Golgi bodies, etc. have membranes which are similar to the plasma membrane. समझ में? तो similar, not same. I am using the word similar. ठीक है? तो इसलिए ER similar उसकी एविडेंस नंबर 1 है। नाउ मैंने ये जो ड्राइंग बनाया, ये वाला जो ड्राइंग, डजंट इट रिजेंबल द GERL कॉम्प्लेक्स? सोचो, अगर ध्यान से Yes, सोचोगे, sir. तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये हमारा लिंक दिखा रहा है न्यूक्लियस से लेकर आपका आउटसाइड तक। तो इसीलिए साइटोस्केलेटन जो है आपका, तो इसमें हम लिख सकते हैं द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एरो जुड़ा है RER एरो TER एरो Golgi एरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑल अपीयर टू बी लिंक्ड। ठीक है? तो ऑल अपीयर टू बी लिंक्ड। ओके, तो इसीलिए ये दोनों एविडेंस है कि एक्चुअली आपका इन्वेजिनेशन से अंदर ऑर्गेनेल बन सकता है। कोई शक? Sir, चलिए, TER. हाँ, और TER तुमको मालूम नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल ER। Yes, sir. तो इसीलिए आपको, तुम तो पढ़ा है, दूसरे पढ़े हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट यू हैव रेड, सो यू शुड नॉट फॉरगेट। Yes, sir. चलिए, तो उसको हम लोग ट्रांजिशनल ER कहते हैं। तो RER और SCR के बीच में वो आता है। चलिए, तो अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहता है? तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो लिन मार्गेलिस का है, उन्होंने बोला दैट many prokaryotes, okay, many prokaryotes, आप उसमें लिख सकते हो क्या, आपका जो पर्पल बैक्टीरिया, आपका जो जो ग्रीन बैक्टीरिया है ना, तो many prokaryotes symbiotically entered into the cell of another prokaryote and lived happy ever after, and lived symbiotically to produce eukaryotes. Okay, so many prokaryotes symbiotically entered into the cell of another prokaryote and lived symbiotically to produce eukaryotes. Okay, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे प्रोकैरियोट एक प्रोकैरियोट के अंदर घुस गए एंड वो उसी के अंदर सिम्बायोटिकली रहने लगे। समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब इसका एविडेंस है हमारे पास। ओके, वी हैव एविडेंस। तो क्या एविडेंस बताइए? Sir, mitochondria and plastid. यस, वेरी गुड। तो इसीलिए इसका जो एविडेंस है, बिकॉज बिना एविडेंस के नोबडी इज गोइंग टू बिलीव यू, तो इसीलिए
अब हमारे पास सपोज इसका भी एक ड्राइंग बना देते हैं हम लोग। नाउ सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल है एंड उसके आसपास there are the एक प्रोकैरियोटिक, if you see one प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें क्रोमेटोफोर्स होते हैं। उसका मतलब क्या है, उसका जो इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन इतना ज्यादा होता है, ये इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन है एंड ये कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन हो गया, तो ऐसा अपीयर करता है, तो दिस इज कॉल्ड द क्रोमेटोफोर्स। तो व्हाट आर क्रोमेटोफोर्स, बोलिए? membranes rich in what? They are the membranes rich in photosynthetic pigments. फाइन, तो ये आपका एक प्रोकैरियोट है एंड एक और प्रोकैरियोट जो है उसके पास रेस्पिरेटरी अपैरेटस है, जो मीजोजोम्स, आप जिसको मीजोजोम बोलते हो, तो मीजोजोम भी क्या है, ये भी तो इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन है। ओके, तो सपोज Yes, sir. ये है मीजोजोम, तो मीजोजोम क्या है, तो दिस इज रिच इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ अब ये दोनों इसके अंदर घुस, अगर ये अकेला घुसा तो कुछ ऐसे होगा, अगर ये अकेला घुसा तो सपोज कुछ होगा, एंड ये दोनों अगर घुस गए तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो अब ऑप्शन नंबर ए का प्रोडक्ट क्या है, तो नाउ वी विल मेक 3 बैक्टीरिया। तो ये ए का रिजल्ट है, ये बी का रिजल्ट है, ये सी का रिजल्ट है। तो ए के रिजल्ट में क्या हो गया, आपके माइटोकॉन्ड्रिया घुस गए। फाइन, तो ये आपका क्या है, ये रेस्पिरेटरी सेल बन गया। ऑप्शन नंबर बी, इसके अंदर घुस गया ये क्रोमेटोफोर, तो सपोज ये है एंड ये आपका जो क्या दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट। फाइन, तो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह से एक दो बना दो, दीज आर द ग्रैना, ये इंटरग्रैनल थाइलेकॉइड्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। तो दिस लाइन yielded plants, this line yielded animals, and किसी किसी में दोनों घुस गए, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट भी घुस गया एंड आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी घुस गया। सो ये आपके जो है ये लोअर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म्स। तो you may find a lot of cells which has mitochondria as well as chloroplast, also higher plants, but animals में नहीं होगा। तो समझ में आया? तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि इसमें आपका माने क्लोरोफिल भी है एंड आपका माने माइटोकॉन्ड्रिया भी है। नाउ इसीलिए आपका क्वेश्चन आता है व्हाई, ये खत्म हो गया आपका, तो व्हाई योर माने हम लोग का क्वेश्चन आता है व्हाई प्लांट सेल्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलते हैं सर वो लोकोमोशन नहीं करता तो इसलिए उसका खर्चा कम है। अरे गधों, अगर वो लोकोमोशन नहीं करता है तो वो तो तुम्हारे लिए खाना बनाता है कि नहीं, तो खाना बनाने में Yes, एनर्जी sir. खर्च नहीं होता है। तो इसीलिए
एक्चुअली प्लांट्स में क्यों कम माइटोकॉन्ड्रिया होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी बना सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। समझ में आया? So like that. चलिए, सो हमारा आ गया यूकैरियोट्स। अब हम लोग करेंगे इंक्रीज इन डाइवर्सिटी। इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, पहले तो एनर्जी ही नहीं मिल रहा था, अब एनर्जी मिल रहा है एंड सरप्लस एनर्जी मिल रहा है। तो अब हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है अच्छे से डेवलप करने के लिए, है कि नहीं? तो अब आपके पास बहुत सारा एनर्जी आ गया, तो अब आपका डाइवर्सिफिकेशन होगा। समझ आया? तो एक बार आपका फर्स्ट सेल आ गया, अब हम डाइवर्सिफाई करेंगे एंड दैट डाइवर्सिफिकेशन इज रेफर्ड टू एज व्हाट? बोलिए, दैट डाइवर्सिफिकेशन इज रेफर्ड टू एज इवोल्यूशन। ओके, तो हमारा अभी मोनेरा से प्रोटिस्टा बन गया। ओके, अब प्रोटिस्टा से आपका आगे ये बन गया एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सो ये आपका अब फैलेगा रायता। सो इसीलिए अभी हम लोग, बट एक चीज तो क्या है, दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। ठीक है, तो ये तो हमें मालूम है। तो हम लोग एक पहला पॉइंट जो लिखेंगे, सो नाउ one thing is sure that life originated in water. Okay, so अब the properties of life, the properties of water that make it unique, are unique लिख दो। अब वो थोड़ी मैं बैठ के पढ़ाऊंगा। are unique in sustaining life। ठीक है, तो इसीलिए तो जो भी आपका वाटर का प्रॉपर्टीज है इधर लिख देना, तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपका, हम लोग में कोई भी डाउट नहीं है कि पानी के बाहर ओरिजिनेट किया लाइफ। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि अब जो आपका इवोल्यूशन है, ओके, तो इवोल्यूशन कब होता है? ये एक स्लो एंड कंबरसम प्रोसेस है एंड by accumulation of what? Positive variations. So अब सेकेंड पॉइंट है इवोल्यूशन, इसका एक और नाम है कॉग्नोजेनी। तो इवोल्यूशन इज ए स्लो, ओके, तो इवोल्यूशन इज ए स्लो, continuous and irreversible process. Complex organisms have evolved from simpler over millions of years. Variations in genetic material, natural selection and isolation are responsible for evolution. ठीक है, अब जब तक आप शेर को शेरनी दोगे, वो कभी भी टाइग्रेस से मेटिंग नहीं करेगा, कभी भी काऊ से मेटिंग नहीं करेगा। बट अगर टाइगर को टाइग्रेस नहीं दोगे एंड एक बिल्ली दे दोगे, तो जब दिल मांगे मोर, तो वो बिल्ली के पीछे भी पड़ सकता है। सो दैट इज वाई कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। सो दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। राइट, अगर हम आइसोलेट करेंगे तो बहुत चीज मुमकिन है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है ये जो चेंज हुआ, इसे नेचर परमिट करना चाहिए, नेचर में स्ट्रगल करना चाहिए। फाइन, सपोज देयर इज ए वेरिएशन एंड दैट वेरिएशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय नेचर, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा।
तो समझ में आया, इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन इज एसेंशियल। फाइन, तो ये हमारा खत्म हो गया ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब बाकी इसके पीछे जोड़ दो, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऐसे 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 ऐसे, तो पूरा आपका आ जाएगा व्हाट, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। ओके, तो अब जो कल से हम लोग शुरू करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। समझ में आया? बिकॉज नाउ